हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर नंबर 09। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज के बारे में। जैसे जैसे पिछले 2-3 वीडियो में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़े, उसी प्रकार से इस वीडियो में हम सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है केवल नीट और मेंस में नहीं बल्कि बोर्ड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सभी लोग हेडिंग डालिए, फॉर्मेशंस ऑफ सुक्रोज। तो फॉर्मेशंस ऑफ सुक्रोज ये आप 9th-10th क्लास से ही जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है ये वही सुक्रोज होता है जो कि आप घर में नॉर्मल शुगर के फॉर्म में यूज करते हो। जो घर में नॉर्मल जो चीनी होता है शुगर, उसके फॉर्म में जो यूज करते हो ये वही सुक्रोज है। मतलब कि ये कह सकते हो कि सुक्रोज और शुगर दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सुक्रोज का या शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये चीज आपको मालूम है, क्लास 8, 9, 10th स्टैंडर्ड से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि सुक्रोज जो है उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो 2 पार्ट में टूटता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। लेकिन ये जो है वो हम 9th, 10th के स्टैंडर्ड तक ही केवल पढ़े थे। यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में हम 2-3 दिन से पढ़ क्या रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, इसका हम केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, इसका अल्फा बीटा फॉर्म भी देख रहे हैं। तो रियल में होता क्या है कि जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिंपली ग्लूकोज और फ्रक्टोज में नहीं टूट करके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में टूटता है। ये 7, 8, 9 स्टैंडर्ड तक ये चीज नहीं बताया जाता है क्योंकि वहां पे अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा हेल्प होगा। लेकिन आप जनरली ये चीज जानते हो कि शुगर को या सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करके 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये चीज आपको मालूम है। तो ध्यान दीजिए, ये जो सुक्रोज या जो शुगर होता है इसका फार्मूला होता है C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। और जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और बीटा डी फ्रक्टोज का फार्मूला होता है C6H12O6। और कह सकते हो कि ये जो दोनों फार्मूला होता है वो आपस में सिमिलर होता है। समझ में आ गया? ये दोनों फार्मूला आपस में सिमिलर होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है। ये तो हुआ कि शुगर को हाइड्रोलाइसिस या सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ये चीज मिलेगा। लेकिन हमें उस चीज की बात नहीं करनी है, हमें जो है बात करना है कि सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आपको ये चीज हम बता देना चाहते हैं कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है, जब इसका आप कंडेंसेशन कराइएगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का, तो बात इसके बाद होगा क्या कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो शुगर ही बनेगा। मतलब कि शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का जब हम कंडेंसेशन कराते हैं, जब आप कंडेंसेशन कराइएगा तो होगा क्या कि यहां से जो है वह H2O जो है वह रिमूवल होगा। और जब H2O बाहर निकलेगा तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा शुगर। तो कह सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का सिंपली हम कंडेंसेशन करा देंगे, वहां से H2O का रिमूवल करा देंगे और जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा शुगर। अब जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो पिछले क्लास में इसका जो हम स्ट्रक्चर देखे थे, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर या होवर्थ प्रोजेक्शन देखे थे, उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपली बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की, तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए कुछ इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर या होवर्थ प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। ये जो है वह 6 मेंबर्ड चेन रिंग होता है। क्या होता है? 6 मेंबर्ड चेन रिंग होता है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे H छूट गया ना, यहाँ पे H छूट गया। ये जो है वह 6 मेंबर्ड चेन रिंग होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि 6 मेंबर्ड चेन रिंग में एक ऑक्सीजन भी इंक्लूड रहता है। और इसमें ब्रांचेस की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेस रहते हैं, जो कि हम पूरा डिटेल में बता दिए हैं अल्फा डी ग्लूकोज जब ग्लूकोज के बारे में बता रहे थे, जब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो बस हम यहाँ पर सीधा बात करते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नंबरिंग करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब बात करें तो बीटा डी फ्रक्टोज की, क्योंकि ये दोनों का जब हम कंडेंसेशन कराएंगे तभी तो शुगर बनेगा।
तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो है वो 5 मेंबर चेन रिंग होता है, इसी के चलते इसका पेंटागन स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पेंटागन है। ये देखिए है क्या, इसमें होता क्या है कि इसका नंबरिंग जो है वह यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस कार्बन से 1 2 3 4 5, और इसमें 4 क्या होता है? चैन रिंग होता है, सॉरी 5 मेंबर चैन रिंग होता है, जिसमें कि एक ऑक्सीजन भी इंक्लूड रहता है। और ये जो है हाँ, ये जो है वह बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। किसका? बीटा डी फ्रक्टोज का। बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, गलती से हो गया था। बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसको हम करेंगे क्या कि इसका कंडेंसेशन कराएंगे। जब कंडेंसेशन कराएंगे तो H2O का रिमूवल होगा, लेकिन कंडेंसेशन कराएंगे कैसे? ये चीज देखिए, इफ यू वांट टू मेक शुगर फ्रॉम दिस 2 मोनोसैकेराइड्स, ये 2 मोनोसैकेराइड्स है, इससे जो है आप क्या करोगे? शुगर को लेना चाहोगे तो करना क्या पड़ेगा वो चीज देखिए। ये और ये दोनों मोनोसैकेराइड्स है। क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। और इससे अगर आप शुगर बनाना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा? सो देखिए, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये 2 मोनोसैकेराइड्स है, एक ये और एक ये। तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन को लिंक करेंगे। क्या करेंगे? आपस में लिंक करेंगे। तो वही अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का यहाँ पे लिंकिंग का काम करेंगे। तो कैसे लिंक करेंगे? फिर से सुनिए, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ये अल्फा डी ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर हो गया और ये बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो इसको जो है दोनों को मिला करके इसका कंडेंसेशन कराएंगे, इससे H2O का रिमूवल कराएंगे, तो होगा क्या कि आपको फिर से शुगर बनेगा या सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे इसको लिंक करेंगे और कैसे इसको फिर कंडेंसेशन कराएंगे? तो इसको अगर आपको क्या करना है, शुगर के फॉर्म में बनाना है, तो ये जो 2 मोनोसैकेराइड्स है, इस 2 मोनोसैकेराइड्स के साथ क्या करेंगे? तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन को और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन को लिंक कराएंगे। मतलब यहाँ देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, और यहाँ देखिए बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो इसका सेकेंड कार्बन जो है वो यहाँ पे है। तो ये दोनों कार्बन को क्या करेंगे? हम लिंक करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये जो है ऑपोजिट साइड है, ये जो है उस साइड है। ये अगर इस साइड रहता तो इसको लिंक करा देते, लेकिन ये तो ऑपोजिट साइड है। तो इसको करना क्या पड़ेगा कि इसको 180 डिग्री क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। जब इसको हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो है वह इधर आ जाएगा, ये जो सेकेंड कार्बन है वो इधर आ जाएगा, और उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहां पर देखिए सेकेंड कार्बन है, यहां पर सेकेंड कार्बन है, और इस साइड जो है वो क्या है? यहाँ पे जो है वो इसका अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है। यहाँ पे ये हाथ को देखिए, ये जो है अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, और ये जो है ये पार्ट ये बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन है। तो इसको और इसको दोनों को लिंक कराना है, तो करेंगे क्या कि इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। क्या करेंगे? इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर इसको हम क्या कर पाएंगे? लिंक करा पाएंगे। तो यही यहाँ पर जो है 180 डिग्री रोटेट कर दिए और इसको फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बात करते हैं कि जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो केवल इसका स्ट्रक्चर ही रोटेट नहीं होगा, इसका बॉन्ड भी फ्लिप करेगा। क्या करेगा? बॉन्ड फ्लिप करेगा। बॉन्ड फ्लिप करने का मतलब कि यहाँ देखिए सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे OH ऊपर था, CH2OH नीचे था, लेकिन यहाँ पर CH2OH ऊपर हो जाएगा और OH नीचे हो जाएगा, क्योंकि 180 रोटेट किया ना, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब कि बॉन्ड फ्लिप कर जाएगा। सभी केसेस में सभी चेन को आप मिला करके देख लीजिए तो सब में क्या करेगा? जो ग्रुप लगा हुआ है वो फ्लिप करेगा, बॉन्ड फ्लिप करेगा। ये चीज समझ गए। लेकिन अब बात करते हैं कि ये तो बन गया स्ट्रक्चर,
इसी का ये स्ट्रक्चर बना दिया बीटा डी फ्रक्टोज का। लेकिन जब फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन हो गया तो इसको लिंक कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे कि इसका कंडेंसेशन कराएंगे, और जब कंडेंसेशन कराएंगे तो H2O का रिमूवल होगा। जब कंडेंसेशन कराएंगे तो H2O का रिमूवल होगा। इसको एक ही लाइन समझिएगा, H2O का रिमूवल होगा। तो यहां पर H2O का जब रिमूवल होगा तो यह इसका OH, इसका OH और इसका केवल H, ये जो है वह H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और H2O का रिमूवल हो गया। और यहां पर जो बचेगा वो केवल O बॉन्ड O बचेगा, और ये O जो है वह इसके साथ मिलकर के क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये जो बचा रहेगा इसके साथ मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। फिर से सुनिए, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन दोनों को लिंक कराना है। तो यहाँ पर OH था, यहाँ पर भी OH था, तो इसको जब हम कंडेंसेशन कराएंगे तो H2O बाहर निकलना चाहिए। तो H2O कैसे बाहर निकलेगा? इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से जो O बचेगा वो इसके बॉन्ड के साथ और इसके बॉन्ड के साथ क्या करेगा? ब्रिजिंग करेगा, और इस H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। और ये जो नया स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सुक्रोज। इसी का फार्मूला जो है वो है C12H22O11। बात समझ में आया? इसी का फार्मूला है C12H22O11। और एक बात और ये जो क्या है, ये जो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कार्बन है, और ये क्या है? सेकेंड कार्बन है। ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और ये क्या है? फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन, ये दोनों के बीच में ये जो O बॉन्ड ब्रिजिंग बना रहा है, या जो O बॉन्ड लिंक कर रहा है दोनों बॉन्ड को, ये लिंक को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंक। इस लिंक को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंक। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। डाइसेकेराइड्स होता क्या है? दो मोनोसेकेराइड्स को मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। टू मोनोसेकेराइड्स को मिलाएंगे या दो मोनोसेकेराइड्स को ऐड करेंगे तो एक नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा, और जो नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा उसी सेकेराइड्स को बोलेंगे डाइसेकेराइड्स। देखिए, टू फॉर्म ए डाइसेकेराइड्स वी नीड टू जॉइन टू मोनोसेकेराइड्स। अगर आपको डाइसेकेराइड्स फॉर्म करना है तो आपको दो मोनोसेकेराइड्स को क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा, ऐड करना होगा। तो टू मोनोसेकेराइड्स को ऐड करके एक नया मोनोसेकेराइड्स का हम फॉर्मेशन करेंगे, और जो टू मोनोसेकेराइड्स को ऐड करके एक नया सेकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जो नया सेकेराइड्स होगा उसी को बोलते हैं डाइसेकेराइड्स। क्लियर? देखिए, उसका एग्जांपल हम बता रहे हैं। इसका एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों जो है वह डाइसेकेराइड्स का एग्जांपल है। ये तीनों जो है वह दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। इसमें कोई दो मोनोसेकेराइड्स होगा। कौन कौन सा मोनोसेकेराइड्स है, कैसे है, इसको हम स्लाइड्स के फॉर्म में भी देखते हैं। लेकिन इससे पहले समझिए, यहीं पे ये जो सुक्रोज है इसमें दो मोनोसेकेराइड्स हैं। वन मोनोसेकेराइड्स इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड अनदर मोनोसेकेराइड्स इज बीटा डी फ्रक्टोज, एंड टू मोनोसेकेराइड्स कंबाइंड टू फॉर्म्स अ न्यू सेकेराइड्स दैट वी कॉल दैट डाइसेकेराइड्स। फिर से सुनिए, one saccharides is alpha D glucose and one monosaccharides is alpha D glucose, another saccharides is beta D fructose, and two saccharides combines to forms a new saccharides, and that saccharides is called disaccharides. एक सैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज, एक सैकेराइड्स बीटा डी फ्रक्टोज, और दोनों मोनोसैकेराइड्स को मिलाएंगे तो नया जो सैकेराइड्स बनेगा उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। तो इसी के चलते सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल होता है। उसी प्रकार से माल्टोज, लैक्टोज भी होता है। तो इसको भी देखेंगे। तो इसका अब जो है ये जो पूरा स्ट्रक्चर पढ़े इसी को स्लाइड्स के फॉर्म में देखते हैं। तो इसको फटाक से आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाक से 1 2 3 नोट कीजिए। अब जो है यही सुक्रोज को जो कि हम वहां पे समझे उसको स्लाइड्स के फॉर्म में लिखे हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में मदद करेगा। तो देखिए सिंपल जो बात की है हम कि ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को मिला करके क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं या तो फिर शुगर बनाते हैं।
तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये दोनों का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था। और ये जो स्टार्टिंग का जो सामने का जो 3 जो क्या है बॉन्ड है, इसको हम क्या दिखाते हैं, सॉरी लाइन, ये जो सामने का 3 लाइन है इसको हम कुछ डार्क टाइप का दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 3D स्ट्रक्चर जैसा लगे, इसलिए यहाँ पर ये जो सामने का 3 बॉन्ड है इसको कुछ हम डार्क दिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पीछे ही अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के ही केस में बता दिए थे। टू फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यही दोनों बॉन्ड के बीच जो है हमको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करना है। कैसे? ये दोनों के बीच में कंडेंस कराना है जिससे कि H2O जो है वो बाहर निकलता था, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता था। तो इसको कैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करते थे? क्योंकि यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट कार्बन लेते थे और इसका सेकंड कार्बन, और इसके फर्स्ट कार्बन और इसके सेकंड कार्बन को दोनों के क्या करते थे, हम दोनों को लिंक करने का प्रयास करते थे, और जो लिंक होता था उसी को ग्लाइकोसाइडिक लिंक बोलते थे। लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट था, तो इसको करते क्या थे कि फ्लिप बीटा डी फ्रक्टोज अबाउट दिस एक्सिस 180 डिग्री, और यही बीटा डी फ्रक्टोज को जो है वो हमको फ्लिप करना रहता था अपने ही एक्सिस पे 180 डिग्री, नहीं ऐसे था तो इसको ऐसे करना था, 180 डिग्री इसको फ्लिप करना था। तो यही फ्लिप करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का सिमिलर वही रह जाएगा, और बीटा डी फ्रक्टोज को जो है वो हम अपने ही एक्सिस पे 180 डिग्री जब फ्लिप करेंगे जब रोटेट करेंगे तो होगा क्या कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें आपको ऑब्जर्व करने वाली बात देखिए है क्या, कि यहाँ पर CH2OH और OH जो है, यहाँ पर CH2OH और OH जो है वो तो था आपका, नंबरिंग गलत हो गया थोड़ा सा जी, इसको हटा लीजिएगा, इसको अभी हटा लीजिए, नंबरिंग पे भी ध्यान नहीं देना है हमें, ठीक है। तो हम क्या बोले कि यहाँ पर जो है वो OH और CH2OH की जो बात करें तो यहाँ पर जो है वो तो था इस साइड में, लेकिन इसको जब हम रोटेट कर दिया 180 डिग्री तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो CH2OH और OH जो है ये भी मतलब कि बॉन्ड भी फ्लिप करेगा, और बॉन्ड फ्लिप करेगा तो ये CH2OH यहाँ पर कुछ ऐसा ऊपर बन जाएगा और OH यहाँ पर नीचे बन जाएगा। बात करें उसी के जैसा आगे तो सभी में वैसे ही होगा, ठीक है, सभी में वैसे ही होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएगा। देन करेंगे क्या कि C1 का OH कार्बन फर्स्ट कार्बन का OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज में, एंड C2 का OH, यहाँ पे ये जो C2 है यहाँ पे सेकंड कार्बन था, लेकिन यहाँ पे रोटेट करके ये वाला सेकंड कार्बन हो गया, मतलब कि फर्स्ट कार्बन का OH और यहाँ पर सेकंड कार्बन का OH दोनों को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, और जब H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फाइनली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये कैसे स्ट्रक्चर बनता था, यहाँ से फर्स्ट कार्बन और इसका सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप में से यहाँ पे इसको कंडेंस कर देते हैं, और कंडेंस करेंगे तो देखिए कुछ था कैसा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे सेकेंड कार्बन, तो यहाँ पर नीचे OH था और यहाँ पर भी नीचे OH था, तो इसको जब हम कंडेंस करते थे तो यहाँ से H2O बाहर निकलता था, और इसका H और इसका OH मिलके H2O बनता था, और ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलता था, बचता क्या था, केवल O। तो यही तो ये फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन जो है ये मिल करके एक लिंकेज बनाता था O के साथ, और यही लिंकेज को हम बोलते थे अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या इस स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि यही जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज का है, या तो फिर फॉर्मेशंस ऑफ सुक्रोज ऐसे ही करते हैं, या इसको शुगर ही बोलते हैं। समझ में आ गया बात? तो इसको फटाक से नोट कीजिए इसको फटाक से। देखिए यहाँ पर एक चीज छूट गया, क्या चीज, यहाँ पर जो है वह H और OH छूट गया, देखिए यहाँ पे छूट गया था, तो उसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। 1 2 3। अब देखिए थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा हुआ है, एक है आपका दो छोटे डेफिनेशंस है, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक इन्वर्ट शुगर, कि भाई किसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं और किसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे ये कुछ बचा हुआ है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, समझते हैं इसको कैसे समझते हैं।
रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो वैसा शुगर या वैसा कंपाउंड, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे वो चीज समझ रहे ना। वैसा शुगर या वैसा कंपाउंड जो कि टॉलेंस रिएजेंट को, बेंडिक्ट रिएजेंट को और फेलिंग्स टेस्ट को, टॉलेंस टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, इसको रिड्यूस कर दे, वैसे को क्या बोलेंगे, वैसे कंपाउंड को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। फिर से सुनिए, वैसा कंपाउंड या वैसा सुक्रोज, वैसा शुगर जो कि टॉलेंस टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को रिड्यूस कर दे और अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाए, वैसे कंपाउंड को, वैसे शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। या एक बात और समझिए कि जो ग्लूकोज होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसमें कि अल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, उसको भी बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ये कैसे, देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है। तो इससे पिछले वीडियो में देखे थे कि जब एल्डिहाइड ग्रुप्स को टॉलेंस रिएजेंट, बेंडिक्ट और फेलिंग टेस्ट कराते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, और जितना भी पॉजिटिव वैल्यू शो करता है वो सब रिड्यूसिंग शुगर होता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि केवल ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज भी जो है वह क्या करता है, रिड्यूसिंग शुगर शो करता है, यह भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन यहाँ पर तो कीटो ग्रुप है, तो ये कैसे रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका एक रियल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, जो कि आप किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपाउंड्स को निकाल सकते हो कि कौन कौन कंपाउंड्स रिड्यूसिंग शुगर्स शो करता है। तो देखिए ग्लूकोज के केस में आपको दो चीज याद रखना है, अगर कंपाउंड हेमी एसिटल हो या कंपाउंड हेमी केटल हो, हेमी एसिटल या हेमी कीटल, अगर ये कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी होगा कि अगर कंपाउंड हेमी एसिटल हो या तो हेमी केटल हो, तो वैसे कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर शो करता है। ठीक है, अब हेमी एसिटल होता क्या है और हेमी केटल होता क्या है ये समझिए। हेमी एसिटल को समझते कैसे हैं, अगर एक कार्बन पे OH ग्रुप, ईथर और हाइड्रोजन तीनों ग्रुप लगा हो, वैसे कार्बन को हेमी एसिटल कार्बन बोलते हैं, और हेमी एसिटल कार्बन हमेशा रिड्यूसिंग शुगर शो करता है। हेमी केटल कैसे समझेंगे, वैसे कार्बन जिसमें कि OH ग्रुप, ईथर ग्रुप और R ग्रुप, मतलब कि कोई कार्बन का ग्रुप लगा हो, वैसे कार्बन को हम हेमी केटल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी केटल बोलते हैं। क्लियर। तो हेमी एसिटल और हेमी केटल किसको बोलते हैं, ये चीज समझ में आ गया। इफ एनी कंपाउंड हैव इट्स प्रॉपर्टीज इट विल बी अ रिड्यूसिंग शुगर। जिस किसी भी कंपाउंड के पास अगर हेमी एसिटल और हेमी केटल का प्रॉपर्टी है, वैसे कंपाउंड्स को हम रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं, मतलब कि उस कंपाउंड्स के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है। इसका एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये जो है वह रिड्यूसिंग शुगर होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए ये जो है वह अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये जो है वह बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें तो एक ही कार्बन पे क्या है, एक OH ग्रुप है, जो कि यहाँ देखिए OH ग्रुप, एक ईथर है, यहाँ देखिए ईथर, और एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। मतलब कि एक ही कार्बन पे एक ईथर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेमी एसिटल। और यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज के केस में अल्फा डी ग्लूकोज हेमी एसिटल का प्रॉपर्टी शो करता है, इसी के कारण ये जो है वह रिड्यूसिंग शुगर है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। यह फ्रक्टोज कैसे है, देखिए यहाँ पर भी एक ही कार्बन पे ईथर लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है और R ग्रुप लगा हुआ है। देखिए कैसे, ये कार्बन है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, एक R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर ईथर लगा हुआ है। मतलब कि ये जो है वह हेमी केटल की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसी के कारण फ्रक्टोज भी जो है वह रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब बात करते हैं ये जो सुक्रोज है ये क्यों नहीं शो करता है, किसको,
रिड्यूसिंग शुगर को। ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं होता है सुक्रोज? जब ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, तो सुक्रोज क्यों नहीं होता है? तो अब इसमें देखिए कि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहां की OH ईथर और H ग्रुप लगा हुआ है, या तो OH ईथर और R ग्रुप लगा है। मतलब कहने का मतलब कि हेमी एसिडाल और हेमी केटल का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी के कारण सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर शो नहीं करता है। फिर से सुनिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सुक्रोज, व्हाई सुक्रोज डू नॉट शो रिड्यूसिंग शुगर प्रॉपर्टीज? ऐसा क्यों सुक्रोज, ऐसा क्या कारण है कि सुक्रोज जो है वह रिड्यूसिंग शुगर का प्रॉपर्टी शो नहीं करता? तो इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो है इसमें ना हेमी एसिटाल की प्रॉपर्टी होती है और ना हेमी केटल की प्रॉपर्टी होती है। इसी के कारण सुक्रोज जो है वह क्या प्रॉपर्टी शो नहीं करता, किसका? रिड्यूसिंग शुगर की। अब जो है बात करते हैं आगे इन्वर्ट शुगर की। तो जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, इधर का पोर्शन मिटा रहे हैं क्योंकि इन्वर्ट शुगर को हमें समझना है। तो बात करते हैं इन्वर्ट शुगर की। देखिए इन्वर्ट शुगर है क्या? इन्वर्ट शुगर है क्या? इन्वर्ट शुगर में देखिए C12H22O11 है। ये किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का। और जब सुक्रोज को हम H+ के प्रेजेंस में H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये चीज आपको हम बता दिए। तो ये जो सुक्रोज है ये क्या होता है? डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है। ये देखिए, ये एक कोई कंटेनर है, इसमें अगर हम सुक्रोज रख दें, या तो फिर इसी को शुगर बोलते हैं, शुगर रख दें, और इसमें जो है हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL को पास कराएं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएंगे तो होगा क्या कि ये जो है वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब कि पॉजिटिव रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये कितना डिग्री रोटेट करेगा? 66.5 डिग्री प्लस 66.5 डिग्री। PPL को कितना डिग्री रोटेट करेगा? प्लस 66.5 डिग्री। PPL क्या है? इसको देखिए, PPL वही चीज है कि किसी भी सॉल्यूशन के साथ इसको जब हम पास कराते हैं तो ये रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो नॉर्मल लाइट होता है वह क्या होता है? हर एक डायरेक्शन में डेविएट करता है, लेकिन ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। जब इसको हम सुक्रोज स्ट्रक्चर के साथ पास कराएंगे तो ये कितना डिग्री रोटेट करेगा? 66.5 डिग्री प्लस 66.5 डिग्री। मतलब कि ये चीज कंफर्म हो गया कि ये दो तरीका से रोटेट कर सकता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जो क्लॉकवाइज होता है उसी को पॉजिटिव बोलते हैं, डेक्स्ट्रा रोटेटरी बोलते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसी को लेवर रोटेटरी बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर 66.5 डिग्री पॉजिटिव रोटेट करेगा, जबकि सुक्रोज का होगा तब, जब सुक्रोज का सॉल्यूशन में पास करेंगे तब। लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर ग्लूकोज की स्पेशली बात करें तो ग्लूकोज में जब हम PPL को पास कराएंगे, जब ग्लूकोज के केस में PPL को पास कराएंगे तो ये करेगा क्या? ग्लूकोज ना, जब ग्लूकोज के केस में हम PPL को पास कराएंगे तो ये भी क्या करेगा? डेक्स्ट्रा रोटेटरी मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और कितना डिग्री रोटेट करेगा? 52.5 डिग्री रोटेट करेगा, 52.5 डिग्री रोटेट करेगा प्लस 52.5 डिग्री रोटेट करेगा। उसी प्रकार से अगर हम फ्रक्टोज को, यहां पर फ्रक्टोज है, इसमें अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएं फ्रक्टोज में तो होगा क्या कि ये कितना डिग्री रोटेट करेगा? ये -92 डिग्री रोटेट करेगा। नेगेटिव मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये जो है PPL को वह लेवो रोटेटरी कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये कितना डिग्री रोटेट करेगा? -92 डिग्री रोटेट करेगा। अब इसी बात को देखिए, आपको समझना है, जब सुक्रोज था तो 66.5 डिग्री पॉजिटिव रोटेट किया, लेकिन जब इसको हम अलग अलग करके देखने लगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, तो ग्लूकोज जो है वह डेक्स्ट्रो होता है और वो लेवो होता है। ये 52
62.5 पॉजिटिव सो रोटेट करता है और ये 92 डिग्री रोटेट करता है। तो जो इसका हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे वो नेट रिजल्टेंट जो है वह कितना होगा? तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए प्लस 52.5 माइनस 92 कर देंगे तो होगा क्या कि 39.5 डिग्री माइनस 39.9 डिग्री यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा। फिर से सुनिए, ये तो हम सुक्रोज का केस में बात किए, लेकिन सुक्रोज को ही हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया है। तो ग्लूकोज इतना डिग्री रोटेट करता है पॉजिटिव, फ्रक्टोज इतना डिग्री रोटेट करता है नेगेटिव, और दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो ज्यादा वाला होगा उसी फॉर्म में रोटेट करेगा, नेगेटिव के फॉर्म में रोटेट करेगा। तो जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे वह माइनस 39.5 डिग्री रोटेट करेगा। यहां से रिजल्टेंट आया और इसको थोड़ा मिटाते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यही ग्लूकोज को और यही फ्रक्टोज को अगर हम एक साथ रख रहे हैं, ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को एक साथ रख के और हम इसमें पीपीएल पास करा रहे हैं तो होगा क्या? पीपीएल पास करा रहे हैं तो इसका नेट रिजल्टेंट माइनस 39.5 डिग्री रोटेट कर रहा है, मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहा है। ठीक है, माइनस 39.5 डिग्री रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहा है। तो यहां पर क्या था, जब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था तो सुक्रोज कितना प्लस 66.5 डिग्री रोटेट करता था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो कितना डिग्री रोटेट कर रहा है? माइनस 39.5 डिग्री रोटेट कर रहा है। और ये जो पॉजिटिव से निगेटिव में जो रोटेशन हो रहा है, ये जो पॉजिटिव से निगेटिव में जो चेंजेस हो रहा है, जो इन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। फिर से सुनिए,